स्वागत है आपका BHDE 142 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम इकाई 1 के आधुनिक युग साहित्य संदर्भ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस BHDE 142 पे मैं करीब 6 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को देख लें ताकि आपकी पकड़ BHDE 142 पर अच्छी हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उम्मीद है चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आज का विषय हमारा है आधुनिक युग और उसका साहित्यिक संदर्भ। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप ही विश्व साहित्य का केंद्र था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक और जो 20वीं शताब्दी आरंभ हुई थी उस समय तक विश्व में अगर हम बोले साहित्य का केंद्र अगर कोई जगह था, कोई देश था, वह यूरोप था। साम्राज्य विस्तार और उपनिवेश निर्माण के क्रम में वह अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के साहित्यिक संपर्क में आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब साम्राज्यवाद के विस्तार का और उपनिवेशवाद का जो कालक्रम चला था उस क्रम में यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के साहित्यिक संपर्क में आया। दूसरी ओर पूरे विश्व में आधुनिक युग की महत्वपूर्ण पहचान बनी उपनिवेशवाद विरोध और साम्राज्यवाद विरोध की चेतना। इसके साथ ही हम देख सकते हैं जब आधुनिक युग में उपनिवेशवाद का निर्माण हुआ तो उसके साथ ही हम देखें तो उपनिवेशवाद का विरोध और साम्राज्यवाद की जो विरोध करने की जो चेतना थी उसका भी साथ में विकास होता गया। आधुनिक युग की यह महत्वपूर्ण पहचान बनाने में प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसके चलते गद्य आया और कितने ही नए रूपों और शैलियों को विकास का अवसर मिला। और यह प्रेस ही है जिसके कारण से यूरोप विश्व में साहित्य का केंद्र बना हुआ था और उपनिवेशवाद के विस्तार के साथ ही प्रेस जो है वह अन्य देशों में भी पहुंचा और वहां गद्य और पद्य के रूप में नई शैलियों को विकास करने का अवसर प्रदान हुआ। इसके साथ ही देखें तो प्रेस की स्थापना, प्रेस का उदय 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक जगत की एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। प्रेस को ही साहित्य में आधुनिक युग का वाहक हम कह सकते हैं, जिसके प्रचार के सहायक हैं यातायात और संचार के विकसित साधन। हम कह सकते हैं कि जो साहित्यिक प्रेस होता है वह आधुनिक युग का वाहन है, पर इसका जो प्रचार और प्रसार होता है वह यातायात और संचार के अच्छे साधनों से होता है। प्रेस ने साहित्य को प्रजातांत्रिक रूप दिया। अब साहित्य के केंद्र में देवता या राजा रानी न रहे, उनका स्थान साधारण जनता ने ले लिया। जैसी प्रेस का युग आया तो तत्कालीन समस्याओं को उसमें प्रमुखता से स्थान दिया गया। तत्कालीन समस्याओं को, आम जन की समस्याओं को उसमें प्रमुख रूप से दिखाया जाने लगा, न कि राजा रानियों की कहानियाँ इत्यादि। उनका स्थान साधारण जनता ने ले लिया। यूरोपीय संपर्क में जो नया युग शुरू हुआ उसमें अंग्रेजी शासकों, ईसाई मिशनरियों ने उसकी भूमिका मुख्य रूप से थी। सामाजिक सुधार के कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। हम कह सकते हैं कि जब यूरोपीय जो विचारधारा अन्य देशों में पहुंचा उसके साथ ही कई प्रकार के हमें समाज सुधार के कार्यक्रम भी देखने को मिलता है, जिनमें अंग्रेजी शासकों और मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1832 में श्रीरामपुर के मिशनरियों ने भारत की लगभग 40 भाषाओं में अपने धर्म ग्रंथ छापे। उसमें बघेली, छत्तीसगढ़ी, कनौजी, भोजपुरी जैसी बोलियां भी थी। प्रेस आया तो गद्य आया और उसके विभिन्न रूप आए, जैसे उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा आदि। पत्र पत्रिकाओं का प्रसार बढ़ा। शिक्षित जनता के उदय और नव जागरण में उनकी हिस्सेदारी के कारण साहित्य की संवेदना में कई प्रकार के गुणात्मक सुधार आया। गद्य को अगर निराला ने जीवन संग्राम की भाषा कहा तो उसके व्यापक अर्थ हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं निराला ने
गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा, क्योंकि इस शैली के माध्यम से लोगों के, आम जन की, जनताओं के सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जा रहा था। इस कारण से निराला ने इस गद्य शैली को जीवन संग्राम की भाषा कहा। तो इसका हम व्यापक अर्थ इस प्रकार से समझ सकते हैं। विदेशी भाषा के विरुद्ध अपनी भाषा की रक्षा और विकास के संदर्भ में गद्य के उदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं विदेशी भाषा जो प्रेस के साथ ही अन्य देशों में पहुंचा था, इसके विरुद्ध वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी उनकी रक्षा के लिए गद्य एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में विकसित हुआ। वहीं हम आधुनिक युग का साहित्य और आंदोलन और शैलियों को देखें तो आधुनिक युग की जो भावना थी, लोगों के अंदर जो विचार पनप रहे थे, इस तरह के इसके निर्माण में यूरोपीय उपन्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 19वीं शताब्दी में गद्य की नई विद्या के रूप में विकसित उपन्यास ने आधुनिक समाज के यथार्थ चित्रण के लिए बड़ी लोकप्रियता अर्जित की और इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार हम देखें तो गीतांजलि के रूप में रविंद्रनाथ ठाकुर के कृति ने नोबेल पुरस्कार जीता। वे एशिया में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की भावना को जगाने वाले पहले प्रतिनिधि तथा अग्रणी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनमें प्राचीन भारतीय परंपरा और नई यूरोपीय चेतना का सार्थक सामंजस्य है। इसके साथ ही देखें तो जो 19वीं शताब्दी में नई विद्या के रूप में गद्य का जो विकास हुआ, इसने आधुनिक समाज का जो चित्रण है उसे प्रस्तुत करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की और इस कारण वह लोगों के बीच लोकप्रिय भी हुई। वहीं गीतांजलि के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनमें प्राचीन भारतीय परंपरा और नई यूरोपीय चेतना का सामंजस्य स्थापित किया। साथ ही अनेक विद्याओं में उपलब्ध उनका साहित्य आधुनिक युग की सच्ची संवेदना विचार को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ। वहीं देखें तो बंकिम शरत चंद्र, फकीर मोहन, सेनापति, तक्षी शिवशंकर पिल्ले, रविंद्रनाथ, प्रेमचंद आदि के उपन्यासों ने भारतीय समाज के बदलते रूपों को सार्थक झलक दी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हमने आधुनिक युग की साहित्य आंदोलन और शैलियाँ, साथ ही आधुनिक युग का साहित्यिक संदर्भ को हमने पढ़ा और समझा। ऐसी